हेलो फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम टू एडुपार्थ एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी के सीरीज में देखेंगे कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक हमारा पर्यावरण का अध्याय 4। इसका टॉपिक है वायु, हवा। क्या, जैसे कि हम लोग देखे थे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल फैला हुआ है। तो इसमें वायु के बारे में पढ़ेंगे। वायु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वायुमंडल के बारे में जानेंगे। वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से किससे घिरी हुई है? घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायु के घनी चादर से जो घिरी हुई है पृथ्वी जो है, वो चारों तरफ से पृथ्वी जो है वायु के घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। जीव जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर है? वायु पर निर्भर हैं, वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। वायुमंडल हमें क्या प्रदान करता है? सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल क्या करता है? हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से, जैसे कि पराबैंगनी किरणों के बारे में हम लोग देखे थे। पराबैंगनी किरणों के बारे में, पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है। यूवी रे से हमारी रक्षा करता है। इससे क्या होता है? कैंसर जनक जो है ना, रोग हो जाता है चर्म पे, मतलब हमारे शरीर की त्वचा पर कैंसर जनक रोग हो सकता है। उससे उस चीज से हमारी रक्षा करता है, नहीं कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। सूर्य की गर्मी से तप्त होकर क्या हो सकते हैं? जल सकते हैं, झुलस सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। रात के समय ठंडा से क्या हो सकता है? जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। हमारा जो वायुमंडल है पृथ्वी को रहने योग्य बनाया है, इसलिए कहते हैं यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। क्यों? अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो दिन के समय में सूर्य की गर्मी से जल जाते और रात के समय में ठंड से जम सकते थे। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं, क्या आप जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस भी है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव हो जाता। ग्रीन हाउस गैस के अभाव में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव हो जाता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इस ऊष्मा के द्वारा क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघल रही। जैसे कि हम लोग देखे थे, ध्रुव पे, पृथ्वी के ध्रुव पे क्या है? बर्फ की चादर पसरी हुई है, फैली हुई है। ध्रुव पे क्या है? ये ऊपर वाला क्षेत्र में क्या है? यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि के कारण क्या होता है? पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ क्या है? पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं एवं जल स्तर बढ़ने से तटीय द्वीपीय क्षेत्र भी डूब सकता है। जल स्तर बढ़ने से जो छोटे छोटे द्वीपीय क्षेत्र हैं
पृथ्वी पर जो छोटे छोटे द्वीपीय क्षेत्र हैं ये जलमग्न हो सकते हैं, यानी कि जल में समा सकते हैं। जैसे कि मालदीव हो गया, हमारा अंडमान निकोबार का कुछ द्वीप हो गया, लक्षद्वीप का कुछ द्वीप हो गया, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के आसपास जो छोटे छोटे द्वीप हैं प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर के बहुत सारे द्वीप हैं, ये क्या हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं, जलमग्न हो सकते हैं, पृथ्वी में मतलब जल में समा सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का क्या है, मिश्रण है। वायुमंडल में से जो हम वायु लेते हैं सांस लेने के लिए वो क्या है, अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, वायुमंडल का बड़ा भाग है, जिनसे ये दोनों, ये वायुमंडल बना हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%। और नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%। वायुमंडल है, ये वायुमंडल की बात हो रही है। वायुमंडल इन्हीं दोनों से हम लोग पीछे भी क्लास में देख चुके थे, 99% भाग बना हुआ है। और 1% में अन्य गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। जो 1%, ये सारा का सारा गैस क्या है, 1% में आता है, 1% में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन ये भी है वायुमंडल में, ये भी है लेकिन नगण्य मात्रा में, कम मात्रा में है। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में हम लोग पढ़े कि वायुमंडल क्या है हमारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वायुमंडल में, वायुमंडल का एक सुरक्षा कवच भी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी एक सुरक्षा कवच है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग यहां से यहां तक में पढ़े। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। कौन कौन गैसों के अलावा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन के अलावा क्या है, धूल कण भी है। धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद है। देखिए 1% में अन्य सभी गैस है और लगभग लगभग अगर कहें तो आर्गन जो है हमारे वायुमंडल में आर्गन 0.93%। आर्गन कितना परसेंट है, ये जो आर्गन है 0.1% में लगभग मात्रा किसका आ जाता है, आर्गन का ही आ जाता है। और अन्य 0.04% में अन्य सभी गैसें आते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब है। चित्र 4.1 में वृत्त रेखा दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। संघटकों, वायु के जो संघटक गैस हैं यही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, और धूलकण वगैरह सभी है, सबका प्रतिशत दिया गया है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन क्या है, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। तो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन तो लेते हैं, सांस में नाइट्रोजन लेते हैं, लेकिन उसको बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे का प्रयोग पौधे मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सके। जैसे हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में
पर हैं। ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। दलहनी पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कौन करता है, राइजोबियम पौधा करता है। तो यहाँ हम लोग क्या सीखे कि वायु से जो है ना नाइट्रोजन हम लोग डायरेक्ट लेते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन पौधे जिसको किसकी जरूरत है वो डायरेक्ट नहीं ले सकता, वो किसके थ्रू लेता है, मृदा और कुछ पौधों के जड़ों में। जैसे हम दलहनी पौधे की बात करें, राइजोबियम किस में पाया जाता है, दलहनी पौधों में पाया जाता है। दलहनी पौधों में राइजोबियम पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। मतलब पौधा जो है पृथ्वी पर जो उपलब्ध वायुमंडल है उसमें जो नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकता है, उसके लिए क्या होता है, मृदा से लेता है। जैसे हम लोग खेत में यूरिया छींटते हैं, तो यूरिया क्या है, नाइट्रोजन ही है उसमें ज़्यादातर। 40-50% नाइट्रोजन ही है उसमें। यूरिया जो डालते हैं पौधों को नाइट्रोजन के लिए डालते हैं, उसको मृदा में छींटते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस। पहला गैस कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। पहला गैस हो गया नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कौन सा हो गया, दूसरा गैस, सेकेंड लार्जेस्ट गैस। कितना परसेंट मात्रा में है, नाइट्रोजन आपका कितना परसेंट है, 78%। ऑक्सीजन कितना है, 21%। ठीक है, नाइट्रोजन कितना हो गया, 78%। और ऑक्सीजन कितना परसेंट हो गया, 21%। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण साइंस में आप लोग पढ़ेंगे, उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वह वायुमंडल में जाता है, और वही वायुमंडल से ऑक्सीजन हम लोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है, बिगड़ जाता है। वृक्ष काटने पे यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हम लोग देखें क्या, नाइट्रोजन देखें जो सबसे अधिक मात्रा में है, ऑक्सीजन देखें तो दूसरी सबसे अधिक मात्रा वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। क्या कर रहा है, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्यों और पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगभग बराबर होता है, जिससे यह संतुलन बना रहता है, परंतु यह संतुलन कोयला एवं खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। कोयला एवं खनिज तेल के जलाने से क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। कौन, कोयला और खनिज तेल वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। जैसा कि हम लोग ऊपर देखे कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है, यही संतुलन गड़बड़ाने से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, हो सकता है। देखिए ये पूछ रहा है, बुझो क्या है ये, फिर क्या आप जानते हैं, पूछ रहा है जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। हम लोग देखे थे हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में, पिछले चैप्टर में देखे थे। वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, हाई प्रेशर से किधर जाती है, लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो हाई प्रेशर यहाँ पे क्या होती है, गर्म हवा होती है, यहाँ पे हॉट एयर होती है, यहाँ पे क्या होता है, हॉट एयर होती है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर के ऊपर उठती है।
प्रेशर। जब वायु सघन और भारी होती है, ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति है। मान लीजिए कि कोई मान लीजिए गर्म होगा, गर्म होकर के ऊपर उठेगा, और ठंडी वायु जो है, ठंडी चीजें नीचे बैठेगी। नीचे क्या होता है, ठंडी नीचे लो प्रेशर में क्या होता है, कोल्ड होता है, लो प्रेशर में ठंडी एयर रहती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। किसमें, तो ठंडी वायु में। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु क्या करती है, रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। आगे हम देखते हैं वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 स्तरों में या 5 परतों में विभाजित है। कितने परतों में, 5 परतों में विभाजित है। कौन कौन सा है, देख लेते हैं कौन कौन सा। क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, हम लोग इसको पहले भी देखे हैं। समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, और 5वां है बहिर्मंडल। इसको ही कहते हैं बाह्य वायुमंडल। इसको क्या कहते हैं, बाह्य वायुमंडल। देखिए, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो हम लोग एक एक के बारे में इस पर चर्चा करते हैं। क्षोभ मंडल, तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, यहां से देखते हैं। चलिए क्षोभ मंडल देख लेंगे। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर। हम इसी में मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। क्या कर रहा है कि मौसमी सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं किसमें होती है, क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल को देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल। ये पूरा क्या है, वायुमंडल। देखिए, वायुमंडल की परतें क्या है, क्षोभ मंडल। ये क्या है, कितना किलोमीटर है, लगभग 13 किलोमीटर है। इसको और विस्तार से देखें, लगभग कहीं कहीं 18 किलोमीटर भी रहता है। तो कितना किलोमीटर क्षोभ मंडल क्या है, 18 किलोमीटर तक, नहीं 13 किलोमीटर तक। एनसीईआरटी क्या कर रही है, 13 किलोमीटर, तो हम 13 किलोमीटर ही मानेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे 18 किलोमीटर भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग मानेंगे एनसीईआरटी को। तो क्षोभ मंडल कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, हम लोग देख चुके हैं, मात्र 8,848 मीटर तक। अगर 100 किलोमीटर मतलब लगभग 8.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और हमारा जो है क्षोभ मंडल कहाँ तक है, 13 किलोमीटर तक। कहाँ तक है, 13 किलोमीटर तक। आगे चलते हैं, समताप मंडल। दूसरा मंडल कौन सा है, समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल के
ऊपर का भाग क्या कहलाता है? समताप मंडल। यह लगभग लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह अगला क्या है? क्षोमंडल के बाद समताप मंडल। ये कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। याद रखिएगा, समताप मंडल जो है, जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं, मौसम संबंधी जो जितनी भी घटनाएं हैं ये यहाँ पे नहीं होती। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, ये सब चीजें समताप मंडल में नहीं होती। लेकिन समताप मंडल में ओजोन परत होता है। समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत, जो कि पृथ्वी पर आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्या? बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त रहती है। कौन सा मंडल? समताप मंडल। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। हम हवाई जहाज कहाँ उड़ती है? समताप मंडल में। हवाई जहाज कहाँ उड़ती है? समताप मंडल में। ओजोन कहाँ होता है? समताप मंडल में। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन गैस की परत होती है। देखिए, ओजोन को हम लोग मापते हैं किससे? डॉबसन से। डॉबसन से हम लोग ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट था। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परतों से हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल में 3 चीज याद रखना है। यह 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें ओजोन पाया जाता है। हवाई जहाज का संचालन करने के लिए इसमें क्या है? आदर्श माना जाता है। हवाई जहाज का संचालन के लिए आदर्श स्थिति समताप मंडल में पाई जाती है। मौसम संबंधी घटनाएं सिर्फ कहाँ होती है? क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होगी? क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ नहीं होगी? तो समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा को अलग करने वाला रेखा कौन सा है, या सीमा कौन सा है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करेगा कौन? क्षोभ सीमा। ये क्या है? क्षोभ सीमा है। ये क्या है? क्षोभ सीमा। याद रखिएगा, जिस मंडल के ऊपर में जो सीमा होगा उसी के नाम से जाना जाएगा। जैसे क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में कौन सा सीमा है? क्षोभ सीमा है। और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में कौन सा है? समताप सीमा है। देखिए क्या कह रहा है, जिसका निचला मंडल है उसी के नाम से वो सीमा रखा गया है। क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल, समताप सीमा। किसको किसको अलग कर रहा है? मध्य मंडल और समताप मंडल को ये अलग करता है। हम लोग अब देखते हैं मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। ये क्या है? मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। समताप मंडल के ठीक ऊपर क्या है? मध्य मंडल है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यह केवल कहां तक फैली हुई है? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। देखिए, इस परत में जो देखिए ये क्या है? उल्का पिंड मान ले जाइए इसको। ये जो दिख रहा है मान के चलते ये उल्का पिंड है। तो ये क्या है? उल्का पिंड जब इसमें प्रवेश करता है तो ये क्या है? उल्का पिंड जलने लगता है। उल्का पिंड इसमें आने पर जल जाता है, जलने लगता है। याद रखना है इस चीज को। क्या कर रहा है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत से पहले तक जो है, इस परत से पहले तक वो क्या है? उल्का पिंड वैसे ही गति करके आ रही होती है, लेकिन मध्य मंडल में प्रवेश करते ही ये उल्का पिंड जलने लगते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जिसका मंडल उसका सीमा, मतलब मध्य मंडल को बाह्य वायुमंडल से जो अलग कर रहा है वो कौन सा सीमा है? मध्य सीमा है। कौन सा सीमा है? मध्य सीमा है। आगे चलते हैं बाह्य वायुमंडल, या इसी को कहते हैं आयन मंडल। इसी को क्या कहते हैं? आयन मंडल। बाह्य वायुमंडल में देखिए, बाह्य वायुमंडल को क्या कहते हैं? इसको आयन मंडल भी कहते हैं। आयन मंडल भी इसको कहते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे देखिए क्या करें, बाह्य वायुमंडल में
बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। हम लोग देखे हैं कि जैसे जैसे हाइट देखिए ये सीमा कहाँ तक है। देखिए क्षोभ मंडल में हम लोग पढ़े हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटता है। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है, लगभग लगभग 32-33 मीटर तक ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हमारा कितना होता है, लगभग लगभग 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। लेकिन जैसे आप बाह्य वायुमंडल को या आयन मंडल को पार करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, बाह्य वायुमंडल में क्या होता है, तापमान तीव्रता से बढ़ता है। बाह्य वायुमंडल में क्या होता है, तापमान तीव्रता से बढ़ता है। ये देखिए हम लोग अभी पढ़े ना कि वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर दिन के समय में सूर्य की रोशनी से मतलब अत्यधिक गर्मी से जल सकते हैं, इस चीज से हमारा रक्षा करता है। रात के समय पे क्या करता है, ये अत्यधिक ठंडा से जम ना जाए, इस चीज की भी हमारी रक्षा करता है। मतलब ये वायुमंडल में क्या हो रहा है, कुछ किलोमीटर तक जाते 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 तो टेम्परेचर घटता है। लेकिन जैसे ही हम लोग बाह्य वायुमंडल में पहुंचते हैं, बाह्य वायुमंडल में पहुंचते हैं क्या हो जाता है, यहाँ पे तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। कैसे, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मतलब ये वायुमंडल टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है इस टॉपिक से। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, इस परत बाह्य वायुमंडल का क्या है, आयन मंडल एक भाग है, इसलिए इसको कभी कभी आयन मंडल भी कह देते हैं। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला। यह देखिए यह 80 से, ये जो बाह्य सीमा है 80 से 400 किलोमीटर तक यह क्षेत्र फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। जितने भी सैटेलाइट वगैरह सब जाता है, जितने कृत्रिम, हम लोग उपग्रह के बारे में पढ़े थे, जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं सब इसी बाह्य वायुमंडल में छोड़े जाते हैं पृथ्वी की निगरानी के लिए। मान लीजिए ये है, और लगभग लगभग पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऊपर में विभिन्न सैटेलाइट जो है, विभिन्न सैटेलाइट लगे होते हैं जो पृथ्वी की निगरानी करता है, पृथ्वी की निगरानी करता है। सैकड़ों सैटेलाइट भी जो है ना, कृत्रिम सैटेलाइट मानव का, हम लोग देखें पृथ्वी का जो है एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, वो है कौन सा, चंद्रमा। लेकिन मानव द्वारा निर्मित जो कृत्रिम उपग्रह है वो सैकड़ों की संख्या में जो पृथ्वी की निगरानी करता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। क्या कहता है कि इसी आयन मंडल में क्या है, पृथ्वी से जो भी, मान लीजिए पृथ्वी से जो भी रेडियो तरंगें ऊपर जाती हैं, रेडियो तरंगें ऊपर जाती हैं, इसको पुनः वापस इसको रिफ्लेक्ट कर देता है पृथ्वी पर। इसको क्या कहता है, पुनः यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता है, पुनः पृथ्वी परिवर्तित कर दी जाती है। इस वजह से सैटेलाइट या संचार का माध्यम, जैसे जितने भी संचार सैटेलाइट वगैरह सब हैं, क्या किया जाता है, यहाँ से संचार सैटेलाइट सिग्नल भेजता है और फिर पृथ्वी के दूसरे कोने पर, या पृथ्वी के दूसरे कोने पर इसको प्राप्त कर लिया जाता है, पृथ्वी के हर कोने पर प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आयन मंडल में हमारा जितना भी सैटेलाइट है कहाँ पे लगाया गया है, बाह्य वायुमंडल में, बाह्य वायुमंडल में यानी आयन मंडल में। अब देखिए बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपरी परत को क्या है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, ये बहिर्मंडल क्या है, वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है, हाइड्रोजन एवं हीलियम यहीं से तैरती रहती है। हम लोग जानते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये किससे होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से। किससे प्राप्त हो रही है, हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से सूर्य में ऊर्जा प्राप्त हो रही है। यहाँ क्या है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। हम लोग इसकी चर्चा पिछले के अध्याय में कर चुके हैं। तो मतलब बहिर्मंडल में जो हल्की गैसें कौन कौन सा, हीलियम और हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती है और यहाँ पे ये चीजें मिलती है। तो हम लोग देखिए अभी
देखिए, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। ठीक है, हल्की गैसें हैं ये दोनों, हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, हल्की गैसें हैं। फिर से एक बार याद रखिएगा इस फिगर को कि वायुमंडल में कितना परत है, 5 परत है। वायुमंडल में कितने, 5 परत। कौन कौन सा, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य वायुमंडल जिसको कि आयन मंडल भी कहते हैं, मतलब इसी में आ जाता है, तो आयन मंडल इसको कहते हैं। बहिर्मंडल नेक्स्ट क्या है, बहिर्मंडल, पांचवा क्या है, बहिर्मंडल। लेकिन जैसे क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो बीच में बांटता है कौन सा है, क्षोभ सीमा है। और समताप मंडल और मध्य मंडल को जो अलग करता है वो क्या कहते हैं, समताप सीमा है। और मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल को जो बैठता है उसको क्या कहते हैं, बांटता है उसको क्या कहते हैं, मध्य सीमा कहते हैं। बाह्य वायुमंडल और मध्य मंडल को जो बांटता है उसको क्या कहते हैं, मध्य सीमा। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिए ये क्या है, 0 किलोमीटर है, ये 0 किलोमीटर मान लीजिए। लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई बताए पृथ्वी से 10 मतलब 13 किलोमीटर के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक क्या है, मध्य क्या है, समताप मंडल है। ठीक है, और 50 किलोमीटर से लेकर के लगभग 400 किलोमीटर तक क्या है, 50 किलोमीटर से ऊपर क्या है, मध्य मंडल है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक क्या है, मध्य मंडल। और उसके ऊपर क्या है, बाह्य मंडल, जो कितना है, बाह्य मंडल कितना देखे थे हम लोग, 80 से 400 किलोमीटर तक ऊपर जो है बाह्य वायुमंडल है। ठीक है, थोड़ा सा ये डाटा डिफर करता है अन्य अन्य बुक में, जो क्या कहते हैं, एक स्टैंडर्ड बुक है उसमें थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। तो हालांकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्या करता है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु के बारे में जानते हैं। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। देखिए मौसम क्या है, देखिए कितना अच्छा से कह रहा है कि यदि हम कल्पना, हमारा शरीर एक क्या है, रेडियो। अगर हमारा शरीर क्या है, रेडियो है, मस्तिष्क क्या है, स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से, जो देखते हैं मोबाइल वगैरह से हो गया, बटन से नियंत्रित होता है, स्पीकर वगैरह सब क्या है, नियंत्रित होते हैं, रेडियो क्या है, अलग तरीके से अलग अलग बटन से नियंत्रित होता है। तो मौसम वही है। मौसम क्या है, नियंत्रण बटन जो इस रेडियो के साथ छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। देखिए मौसम एक छोटा टर्म है, मौसम एक छोटा टर्म है। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे की तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। इसे कहते हैं अचानक क्या होता है, धूप निकल जाता है, अचानक जो है हवा चलने लगती है, क्या है, मौसम है, मौसम है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। जैसे देखते हैं होंगे पर्यटन के लिए लोग जो है कहाँ जाते हैं, ज़्यादातर हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं। उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू हो गया, नॉर्थ ईस्ट जो है ऊटी वगैरह सब हो गया। इधर क्यों जाता है घूमने, क्यों, क्योंकि वहाँ का मौसम क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा रहता है, हवादार होता है, आनंद आता है घूमने में। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या है, यही मौसम अगर दीर्घकाल तक चलता रहे, दीर्घकाल तक सेम प्रोसेस में चलता रहे, तो क्या कहेंगे उसको, उसको क्या कहेंगे, जलवायु कहते हैं, उस स्थान की जलवायु कहते हैं। क्या अब आप समझ गए हैं कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं, मौसम का समझ गए हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा जो इतना है के भाग का केवल एक भाग यानी कि 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करता है। तो बहुत कम भाग प्राप्त करता है, केवल एक भाग प्राप्त करता है। ठीक है, मौसम देख लिए। अब थोड़ा सा तापमान के बारे में देख लेते हैं।
तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वह किसका तापमान होता है? वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। तापमान किसको कहते हैं? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। देखिए क्या कर रहा है, वायुमंडल केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है बल्कि ऋतुओं के अनुसार ही बदलता है। जैसे कि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। शीत ऋतु की अपेक्षा क्या है? ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, पृथ्वी क्या करती है? रोक लेती है, ये वापस नहीं जानी है, रोक लेती है, उसे आतपन कहते हैं। देखिए आतपन को हम देख लिए। देखिए तापमापी से हम तापमान मापते हैं, वायुदाब मापी से वायुदाब मापते हैं। ठीक है, इसको बैरोमीटर, वायुदाब मापी बैरोमीटर होता है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस वाला तापमान मापी होता है ये। वर्षा मापी और दिग्दर्शी, वात दिग्दर्शी जो हमें पवन की दिशा दिखाता है। पवन की दिशा, पवन किस दिशा से चल रही है। मौसम की जानकारी के लिए यंत्र, ये सभी क्या है? यंत्र है। वर्षा मापी क्या है? यंत्र है। तापमापी क्या? यंत्र है। वायुदाब मापी यंत्र है। चलिए आगे चलते हैं। आतपन यानी सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। आतपन की मात्रा क्या है? सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा से, जैसे पृथ्वी है, भूमध्य रेखा ये हो गया भूमध्य रेखा। ये क्या हो गया? भूमध्य रेखा। क्या कर रहा है? सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? ध्रुव है। क्या है? इसकी ओर घटती है, इसकी ओर घटती है और ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। याद रखिएगा, सिंपल तो याद रखना है इस चीज का। सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव जो है बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाए कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। कौन किया था? एंडर्स सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का आविष्कार कौन किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य हुआ कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। यह देख रहे हैं क्या कर रहा है? वायु हमारे शरीर पर क्या है? दाब लगाती, उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। देखिए, वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बीपी लो हो गया, हाई हो गया, ये सब जो देखते हैं यही है कि हमारे शरीर में से विपरीत बल भी लग रहा है। जब कभी कभी बीपी लो या चक्कर खा गिर जाना या जो कुछ भी कारण होता है, ये क्या है? इसी का संतुलन बिगड़ने से होता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर
वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। क्या कहता है? वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर, जैसे वायुमंडल में आप ऊपर की ओर जाएंगे तो दाब क्या होता है? दाब तेजी से गिरने लगता है। ऊपर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। प्रेशर यानी दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर मतलब समुद्र, यहाँ पे क्या होगा? सर्वाधिक वायु दाब क्या होगा? यहाँ पे सर्वाधिक होगा। ठीक है, जैसे हम ऊपर जाएंगे वायु दाब घटेगा। क्या देखें? समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। जैसे देखिए, हम ऊपर से नीचे आएंगे तो वायु दाब बढ़ेगा, जैसे हम ऊपर जाएंगे वायु दाब घटेगा। याद रखिएगा, प्रेशर जो है, प्रेशर नीचे पृथ्वी से नीचे से ऊपर जाएंगे तो वायु दाब घटेगा, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे वायु दाब बढ़ेगा। मान लीजिए जैसे तो यहाँ आ गए हम तो यहाँ वायु दाब क्या बढ़ा हुआ रहेगा। वायु दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु दाब जो का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। क्या कह रहा है? अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है? अधिक तापमान वाला क्षेत्र, जैसे टेम्परेचर अधिक है तो वह क्षेत्र क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर अधिक हॉट क्षेत्र एरिया क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु हवा वहां का क्या गर्म होकर ऊपर उठे। गर्म हवा क्या होगा? ऊपर उठेगा। गर्म हवा ऊपर उठेगा, ऊपर उठती है और यहाँ पे क्या बन जाता है? जैसे ऊपर उठी यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। गर्म हवा जैसे उठी वहां पे क्या हो गया? जैसे गर्म हवा ऊपर उठी वहां पे लो प्रेशर बनता है। निम्न दाब बादलयुक्त आकाश एवं नम्र मौसम के साथ जुड़ा होता है। क्या होता है? नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब वाला क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। क्या कह रहा है? कम तापमान वाली, जैसे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर जैसे कम होगा, ठीक है, वहां की वायु ठंडी होगी। वायु क्या होगी? ठंडी होगी, कोल्ड होगी। ठीक है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु क्या होती है? ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। ठंडी जो है क्या होगी? भारी होगी। भारी होकर के नीचे बैठने की प्रवृत्ति होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। जैसे भारी वायु हुआ वो क्या होगा? हाई प्रेशर का क्षेत्र बनाएगा। हाई प्रेशर का क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। याद रखना है इस चीज को। यहाँ वाला क्षेत्र पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर का। जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ पे क्या होता है? हम लोग देखे हैं, हवा क्या होती है? नीचे बैठती है। हाई प्रेशर में हवा नीचे बैठ रही है। क्या करे? कम तापमान क्षेत्र में ठंडी, देखिए कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। जैसे ठंडी होगी वो भारी होगी। भारी वायु निर्मज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। हाई प्रेशर या उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। हम लोग ऊपर देखे हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो क्यों हाई प्रेशर में क्या होता है? हवा भारी होता है, तो भारी हवा नीचे से, जैसे लो प्रेशर की हवा जो है ऊपर उठी, लो प्रेशर में हवा गर्म होकर के ऊपर उठी तो कोल्ड हवा इसका जगह ले लेता है। और हाई प्रेशर में मान लीजिए यहाँ से हवा ऐसे शिफ्ट हुआ तो ठंडी गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। ये प्रोसेस है, इसको और आगे समझेंगे। ठीक है, इसलिए इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। जलवायु का अगला टॉपिक में समझेंगे। देखिए आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं
क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है? चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है, वायु का जो प्रेशर होता है वो भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। वो अंतरिक्ष जो सूट होता है उसको पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त कोशिकाएं या रक्त सिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकता है। याद रखिए यहां पे क्या है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। देखिए पवन पढ़ेंगे यहां पे, उससे पहले देख लेते हैं क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा पर निर्धारित होता है। पवन जिस दिशा से आती है, पवन जिस दिशा से आता है, हवा जिस दिशा से आती है उसके, जैसे मान लीजिए कि डायरेक्शन लेते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी यहाँ इधर क्या है, नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। देखिए क्या करें, पवन का नाम उसके आने की दिशा पर या दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे ये नॉर्थ हो गया, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा नहीं, इसको मान लेते हैं डायरेक्शन के रूप में। देखिए ये विषुवत रेखा नहीं, इसको डायरेक्शन के रूप में मान लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दिया, ये देशांतर हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। अब इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, इस वाले क्षेत्र को कहेंगे उत्तर नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व। इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व। इसको क्या कहेंगे, ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। ये दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। ये दिशा क्या होगी, उत्तर पश्चिम। ये दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो मतलब यहां क्या कर रहा है, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। अगर पवन इधर से इधर जा रही है, मतलब इस दिशा से पवन आ रही है, तो कौन सी दिशा से पवन आने का नाम लिखाएगा, मतलब इधर से इस साइड, इधर से जो भी हवा जाएगी उसको कहेंगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व से हवा आ रही है, दक्षिण पूर्वी पवन कहेंगे। अगर इधर से जा रही है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके या ऐसे करके हवा जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम हवा कहेंगे। अगर हवा इस साइड से ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके आ रही है, तो इसको कहेंगे उत्तर पूर्वी पवन। अगर हवा इस साइड से ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके जा रही है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम हवा कहेंगे। या अगर मान ली पश्चिम से जा रही है तो पछवा हवा, ईस्ट से आ रही है तो पूर्वा हवा, उत्तर से तो उत्तरी, दक्षिण से तो दक्षिणी। जिधर से हवा आएगी, मतलब दिशा के द्वारा हवा का निर्धारण होता है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछवा पवन कहते हैं। देखिए पश्चिम, ये क्या है, ये हो गया पश्चिम हो गया, तो मतलब पश्चिम से जो भी हवा जाएगी, पश्चिम से जो भी हवा जाएगी उसको क्या कहेंगे, पछवा पवन कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको पछवा पवन कहेंगे, ठीक है। देखिए पवन पढ़ते हैं, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। देखिए क्या कर रहा है, उच्च दाब क्षेत्र से यानी कि हाई प्रेशर की ओर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है तथा तूफान के समय पे पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे
कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। जैसे हम लोग कभी बारिश में जाते हुए देखते हैं, हवा इतनी तेज चलती है कि बारिश में भीग जाते हैं और छाता भी हमारा उलट जाता है। जो छाता ऐसे होना चाहिए वो छाता ऐसे हो जाता है, हम ऐसे पकड़े हुए रहते हैं इसको ऐसे करके। उसको फिर क्या करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। अगर हवा इधर से चल रही है, ठीक नहीं हो रहा होता है तो क्या करते हैं, लो भाई तू ऐसे करके चल जा। जब तू ऐसे को ऐसे कर सकता है तो ले तू विपरीत हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं, फिर आराम से बेचारा ये अपनी जगह पे आ जाता है, फिर ये ऐसे करके हो जाता है। भीग तो गए ही हैं, क्या करेंगे, फिर साइंटिस्ट बनने लगते हैं उस बीच में। चलिए, आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पवन को मुख्यतः कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है? 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। तो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? अस्थाई पवन, अस्थाई पवन, मौसमी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन, स्थानीय पवन, जो किसी क्षेत्र विशेष में फैले चले, जो किसी क्षेत्र विशेष में चले उसको क्या कहेंगे? स्थानीय पवन कहेंगे। अस्थाई पवन, देखिए ये मौसम बदल बदल के चले। अस्थाई मौसम पवन वो है, जैसे पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा, ये तीनों हो गया। तो अस्थाई पवन वो जो हमेशा वो किसी भी मौसम में वो अस्थाई रूप से चले, वो तो अस्थाई पवन हो गया। चलिए आगे इसके बारे में विशेष पढ़ते हैं। अस्थाई पवन, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थाई पवन है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। कौन कौन सा पवन हो गया? व्यापारिक पवन हो गया, और पश्चिमी पवन हो गया, और पूर्वा पवन हो गया, पूर्वी पवन हो गया। ये तीनों अस्थाई पवन है। अस्थाई पवन में किसको किसको देख लिए? व्यापारिक, पछुआ, हम लोग देखें इसका नाम किस आधार पर रखा जाता है? दिशा के आधार पर। जिस दिशा से आ रही है उसी के आधार पर इसका नाम रख देते हैं। व्यापारिक, पछुआ और पूर्वी पवने, ये तीनों क्या है? पवने हैं। मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। मौसमी पवने क्या है? अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने, मानसूनी पवने ये क्या है? मौसम पे आधारित है। भारत में अगर ये मानसून के समय जो दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवा है, इसके कारण ही मानसूनी पवने हमारे भारत की ओर आती है और भारत में वर्षा कराती है। स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, वर्ष के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, क्या कर रहा है? ये पवन, स्थानीय पवन, ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में, देखिए वर्ष में अगर देखें तो उत्तर भारत में कुछ क्षेत्र में लू हवा चलती है। क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? लू चलती है। और विश्व के अलग अलग क्षेत्र में भी स्थानीय पवने, जैसे कि बरखान हो गया, ब्रिक फीडर हो गया, तो ये सब विश्व के अलग अलग, चिनूक भी है इसमें, बरखान, ब्रिक फीडर, चिनूक वगैरह सब, ये सब स्थानीय पवन में आता है। और दिन के किसी विशेष समय पे कौन सा उदाहरण के रूप में क्या होता है? स्थल और समुद्री समीर। हम लोग देखेंगे स्थल समीर और समुद्री समीर को आगे देखते हैं। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद? इसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ऐसे कहते हैं ना गर्मी के समय में, कभी अरे बच्चा धूप में जा रहा था, लू मार दिया, मतलब डिहाइड्रेशन टाइप का हो जाता है, बच्चा मतलब चक्कर खा के गिर जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया प्रमुख वायुदाब पेटी दिया गया है, इसको 2 मिनट में देखते हैं। देखिए ये क्या है? भूमध्य रेखा है। ये क्या है? भूमध्य रेखा। और यहाँ पे बनता है लो प्रेशर। यहाँ क्या बनता है? लो प्रेशर। हम लोग को पता है वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। वायु हमेशा किधर से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करता है। तो ये इसको डोलड्रम वाला क्षेत्र भी कहते हैं। इसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं? डोलड्रम वाला क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे क्या है, उत्तर पूर्वा व्यापारिक पवने, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। हम लोग देखे थे अभी कि दिशा, जिस दिशा से पवन चले उसको उसी दिशा के नाम, जैसे पवन इस दिशा से करके आ रही है, मतलब इधर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये कौन सा, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट। देखिए क्या करे, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी पवने, व्यापारिक पवने, ये क्या हो गया, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। अब देखिए यहाँ पे पछुआ पवन, यहाँ क्या कर रहा है, पछुआ पवन, सनातन पछुआ पवन है। पछुआ पवन क्यों, अब देखिए यहाँ पे हवा किधर से जा रही है, पश्चिम की दिशा से जा रही है, हवा किधर से जा रही है, पश्चिम की दिशा, इसको इसलिए कहते हैं पछुआ पवन कहते हैं, इस साइड से जा रही है, ये इस साइड से जा रही है। देखिए हवा जो है, देखिए सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कि आप इसको और अच्छे से देख रहे हैं तो इसको ऐसे करेंगे और सीधा ऐसे करके लाठी खींच देंगे, ऐसे खींच दिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 30 डिग्री के आसपास का क्षेत्र बनाते हैं। यहाँ पे हवा पूर्व की ओर से आ रही है, जिसको व्यापारिक दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं, और यहाँ पे हवा जो है किधर जा रही है, पश्चिम, इसको पछुआ पवन कहते हैं। और फिर आगे 60 डिग्री, 60 अंश पे 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी है, इस पे क्या होता है, हवा फिर ध्रुव से नीचे की ओर आने लगती है। हालांकि इसको और अच्छे से देखते हैं अभी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, पछुआ पवन है, सेम वैसा ही सनातन पछुआ पवन है। यहाँ पे ये क्या, अस्थाई पवन में, ये क्या है, अस्थाई पवन है। और ध्रुवीय पूर्वी पवन जो है, ये क्या है, अस्थाई पवन है। ध्रुवीय पूर्वी पवन, ये अस्थाई पवन है। देखिए अस्थाई पवन कौन कौन सा देखे हम, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन अस्थाई पवन है, सनातन पछुआ पवन अस्थाई पवन है, ये अस्थाई पवन है। यहाँ पे भी अस्थाई पवन है, ये भी, ये देखिए दक्षिण पूर्वी है। ये क्या है, देखिए उत्तर पूर्वी को अगर हम देखें तो यहाँ से उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब देख लिए, और दक्षिण पूरब, ये मान लीजिए दक्षिण है, इसको देखिए दक्षिण और पूरब, ये क्या है, दक्षिण पूरब है, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब से जो हवा जा रही है उसको क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा याद रखिए एक चीज का, हवा किधर से किधर की ओर जा रही है, और ये जो हवा सीधा नहीं जाकर के ये मुड़ रही है ना, तो इसका प्रभाव ये जैसे सीधा नहीं जाकर के मुड़ जा रही है, सीधा नहीं जाकर के ये मुड़ जा रही है, तो इसको कहेंगे, ये जो हवा मुड़ती है ये कौन से बल के कारण, कोरियोलिस बल के प्रभाव कारण, कोरियोलिस प्रभाव के कारण ये हवा अपनी दिशा बदल ले रही है। इसको हम लोग जो है ना और विस्तार से जब 11th वाला पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। देखिए यहाँ पे लो प्रेशर है, हम देखें लो प्रेशर से हमेशा हाई प्रेशर से हवा कहाँ पे जाएगी, हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। अब यहाँ जैसे हाई प्रेशर है, यहाँ पे बन गया लो प्रेशर, तो हवा क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। यहाँ इसलिए यहाँ देखिए इधर जो हवा गई, इधर जिसको जाना चाहिए था ये मुड़ गई, मकर रेखा के इधर से मुड़ गई, तो ये कि इसको क्या कहेंगे, व्यापारिक पवन कहते हैं, अस्थाई पवन है। इसको बस एज इट इज याद रखिए कि 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री नीचे के लगभग के बीच में जो पवनें चलती हैं उसको व्यापारिक पवनें कहते हैं। किस क्षेत्र में, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री पश्चिम के दक्षिण के क्षेत्र में जो क्षेत्र है व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है। और 0 से 5 डिग्री तक के बीच में जो क्षेत्र बनता है, ये 0 से 5 के बीच में ये लो प्रेशर बनता है, ये क्या है, लो प्रेशर वाला क्षेत्र बनता है। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, डोलड्रम भी कहते हैं। हाई प्रेशर यहाँ बना, और हाई प्रेशर जो है ध्रुव पे भी बनता है, हाई प्रेशर ध्रुव पे भी बनता है। इसलिए हाई प्रेशर से हवा किधर जाएगी, लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से हवा किधर जाएगी, लो। देखिए ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको इसके लिए अलग से क्लास ही लग सकता है, तो हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी तक ही सीमित रहेंगे। जो इसमें दिया गया हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, तो इतना ही पढ़ेंगे। तो एज इट इज जो दिया गया इसको रट लीजिए, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्चुअल जो है ना, जैसे हम देखिए कुछ फैक्ट कोरियोलिस बल का हो गया, इसको जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो एनसीईआरटी बता रहा है हम उसको बता रहे हैं। आगे एक दिन इस पे अलग से टॉपिक हम लोग लेकर के आएंगे, उस पर विशेष चर्चा करेंगे।
तो ये ऊपर में सेम वैसा ही क्या है, ये बीच वाला क्षेत्र हो गया क्या, लो प्रेशर का क्षेत्र हो गया। लो प्रेशर, हाई प्रेशर से हवा किधर की ओर आती है, लो प्रेशर की ओर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। हाई प्रेशर से अब हवा किधर जाएगी, लो प्रेशर की ओर जाएगी। ठीक है, हाई प्रेशर से हवा कहाँ जा रही है, लो प्रेशर की तरफ जा रही है। ये लो प्रेशर यहाँ बना हुआ है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर सीधा। अब ये प्रभाव जो ऐसे देख रहे हैं हम लोग, ये मुड़ जा रहा है, ये क्या है, ये जो मुड़ जा रहा है कोरियोलिस प्रभाव है, कोरियोलिस प्रभाव के कारण। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, हाई प्रेशर से फिर हवा किधर आएगी, लो प्रेशर के कारण। और हम बार बार कर रहे हैं, हाई प्रेशर से सीधा नहीं आकर के जो मुड़ जा रहा है, ये इस पे कोरियोलिस प्रभाव लगता है। और ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है। ठीक, तो इसके बारे में और चर्चा हम लोग करेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चक्रवात, ये क्या है, चक्रवात, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप। क्या कर रहा है, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों को खतरा बना रहता है। बार बार चक्रवात सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की हवा, क्या स्पीड से हवा बहती है। देखिए 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पवन 36 घंटे तक लगातार चले। अब सोचिए 260 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चले तो सोचिए क्या होगा, घर छप्पर गाछ वृक्ष बिजली ट्रांसफार्मर सब कुछ उड़ा के लेकर चला जाता, पूरा तब पूरा तो यह जो है ना घरों सबको नष्ट कर देगा। तो इससे क्या होता है, इससे लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर में इस तरह की चीजें होती है। तो मतलब इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चक्रवात द्वारा विनाश है, एक कहानी के रूप में दिया गया, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं आर्द्रता। आर्द्रता किसको कहते हैं ये अभी देख लेते हैं। देखिए चक्रवाती वर्षा के बारे में हम लोग देखेंगे, देख चुके हैं। ठंडी वायु यहाँ से चल रही है, गर्म वायु ऊपर उठ रही है। गर्म वायु ऊपर उठ रही है और ठंडी वायु, जैसे गर्म हवा अपना जगह छोड़ा तो ठंडी हवा उसको फिल करने के लिए पहुंच गया। ठीक है, आर्द्रता को देखते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। देखिए सिंपल सा क्या कह रहा है, जल जो है पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है। सूर्य की गर्मी से जल वाष्प में बनता है, जलवाष्प बनता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जैसे कहते हैं ना हम लोग इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। जलवाष्प की अत्यधिक मात्रा जब है उसको ह्यूमिडिटी। गर्मी के समय देखते हैं हवा में जलवाष्प ज्यादा होता है, जलवाष्प ज्यादा होता है, उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे 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 वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसके जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। क्या करें, आर्द्र दिन में जो है क्या होता है, जलवाष्प जो है वायु जो है जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ा लेती है। मतलब उस आर्द्र के क्या कहते हैं, गर्म वायु जैसे जैसे गर्म वायु होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। गर्मी के समय में हम असहज, खासकर उसके लिए क्या करते हैं, कूलर वगैरह सब चलाते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जैसे जलवाष्प ऊपर उठा तो ये क्या हो, धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। क्या करते हैं, जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक ही समूह होता है। बादल क्या होता है, इन्हीं जलवाष्प के जल के बूंदों का समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। जब ये
जलवाष्प वायु में नहीं ठहर सकती तो क्या होता है, वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। देखिए आर्द्र वायु ऊपर गया, जब वहां पे जल, यहाँ पे क्या है, जल का बूंद बना, जब ये वायुमंडल में नहीं टिक सका तो क्या हुआ, वर्षा के रूप में यहाँ पे बारिश हो गई। देखिए हवा खास करके किसी न किसी सहारे ऊपर उठती है, जैसे यहाँ पे पहाड़ी है, पहाड़ी के सहारे ये हवा ऊपर उठ रही है। पर्वतीय वर्षा का कारण यही है, आर्द्र हवा दर से उठती है और जो है ना ठंडा होकर के यहीं पे बर्षण हो जाती है इस साइड पे। इसको कहते हैं, ये वाला क्षेत्र जो हो गया इसको कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, इसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकलने वाली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। देखिए क्या कर रहा है, इसको याद रखिएगा। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इन इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। इन पथ से निकली नमी क्या होता है, संघनित हो जाती है। तो वर्षा के लिए संघनन जरूरी है, प्रिसिपिटेशन संघनन कहते हैं, हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने के कारण, वायु अगर गतिमान रहती इधर उधर लेके चला जाएगा, लेकिन वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ज्यादातर जो भौम जल, पृथ्वी में जो जल प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, वर्षा जल से प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे क्या करते हैं, जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, जब पहाड़ी के ऊपर से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों के से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। जब पहाड़ी पार्श्व से, मान लीजिए पहाड़ी है, इसके ऊपर से पेड़ वगैरह सब काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। हम लोग देखें यहाँ पे ये क्या है, संवहनीय वर्षा है, ये पर्वतीय वर्षा है और ये चक्रवाती वर्षा है। चक्रवात के ऊपर जो दिया गया है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पौधों एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। हम लोग देखें कि जल की कमी की वजह से किसान परेशान रहता है, सूखा रहता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम है, सहिम वृष्टि तथा ओला। चलिए आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, आगे अभ्यास है, अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, कोई तरह का दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उसका आंसर पिन कर दिया जाएगा कमेंट में ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।